वरदान अपनी माँ के कंगन को अपने हाथ में लेकर बैठा था और कुछ गहरा सोच रहा था। वो क्या था और क्या बन गया था? इतना कठोर, इतना पत्थर कि किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, किसी के एहसास की कोई कदर नहीं। अपनी पूरी जिंदगी खराब कर चुका था ये लड़का, सिर्फ अपनी एक गलत फहमी की वजह से। 12 बजने वाले थे और ना कल्पना ने कल रात से कुछ खाया था और ना ही वरदान ने। वरदान तो चलो पहले भी न जाने कितनी देर तक भूखा रह जाता था। अपनी परवाह ही कब करता था वो। कोई अपना होता उसके पास तो उसे समझाता, उसका ख्याल रखता। पर नहीं, कोई नहीं था उसके पास जो उसका ध्यान रखता या उसकी केयर करता या उसको पूरे हक के साथ उसको खाना खिलाता। जबकि जो उसके अपने थे उनसे वो खुद ही दूर हो गया था। हमेशा अकेले रहता आया है, ना खाने का होश, ना पीने का। बस जी रहा था बिना किसी मकसद के। इस वक्त भी वो अपनी ही सोच में गुम था। उसे ये भी होश नहीं था कि अब उसके साथ कल्पना भी है। भले ही वो अपना ध्यान न रखे, पर कल्पना को तो रखना है ना। आखिर शादी की है उसने उसे। लेकिन इस बात का एहसास उसे कब होगा? कौन समझाएगा उसको ये सब? और क्या वरदान समझेगा इन सब बातों को? क्या वो समझ पाएगा कि भले ही जैसी मर्जी की हो उसने, उससे शादी तो की है ना। उसका फर्ज बनता है कल्पना का ख्याल रखने का, उसकी खुशियों का ध्यान रखने का। अब बस वरदान को यह बात जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा है। उधर कल्पना को भी भूख का एहसास होने लगा था, लेकिन उसका मन ही नहीं था कुछ खाने का। और होता भी कैसे? एक ही पल में तो जिंदगी बदल चुकी थी उसकी। जिस इंसान को वो जानती नहीं थी, कभी देखा नहीं, उस इंसान की वो पत्नी बन गई थी। इस बड़े से बंगले में दम घुट रहा था उसका। पर अपनी तकलीफ किससे कहे वो? कोई था ही नहीं उसकी बात सुनने वाला। वो परेशान सी वहीं सोफे पर बैठ जाती है। इतने में अरमान की गाड़ी बंगले के अंदर दाखिल होती है और वो जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और गुस्से से भरा हुआ अंदर आता है। कल्पना, कल्पना, बहुत जोर से चिल्लाते हुए वो अंदर आ रहा था और कल्पना को वो पुकार रहा था। उसकी आवाज़ कल्पना और वरदान दोनों के कानों से टकराती है। कहीं ना कहीं कल्पना को पूरी उम्मीद थी कि वो वहाँ पर ज़रूर आएगा और इसके लिए वो पहले से खुद को तैयार कर चुकी थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसती है और फिर खुद को मजबूत करके नीचे आती है, जहाँ गुस्से से भरा हुआ अरमान खड़ा था। कल्पना नीचे आती है और गुस्से से, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने मेरे घर में? वो जानबूझकर ऐसे बोलती है ताकि अरमान की नज़रों में बुरी बन जाए और अरमान उसके लिए अपनी ज़िंदगी खराब ना करे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वहीं कल्पना की बात सुनकर, उसका ये रूप देखकर अरमान को एक धक्का लगता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसके सामने खड़ी है और जो उससे इस तरीके से बात कर रही है, वो कोई और नहीं, कल्पना है। वो कल्पना जिसे वो बेहद प्यार करता है, और वो कल्पना जो कभी उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करती थी, वो आज उससे इतनी रूडली बात कर रही है। ये देख कर तो उसे और भी धक्का लगता है। कल्पना, वो हैरानी से बोलता है। उसके दिल पर क्या गुजर रही है, ये बात कल्पना बहुत अच्छे से समझ रही थी। लेकिन वो जो भी कर रही थी अपने दोस्त के भले के लिए कर रही थी। वो अपने चेहरे पर सख्ती के भाव लाते हुए उसके पास जाकर, ये सब क्या है अरमान? क्यों तमाशा कर रहे हो यहाँ पर? इस बार वो और भी गुस्से से बोलती है। ऊपर अपने स्टडी रूम में बैठे वरदान को भी पता चल गया था कि अरमान आया है। वो उठकर नीचे आने लगता है, पर उससे पहले ही कल्पना के शब्द उसके कानों तक भी पहुँचते हैं, जो कि उसे भी हैरान कर देते हैं, और वो अपने कदम वहीं रोक लेता है। नीचे कल्पना की बात सुनकर अरमान बेबसी से, मैं तमाशा बना रहा हूँ? मैं? अरे तमाशा तो तुमने बना दिया है। आखिर तुम कर क्या रही हो कल्पना, और क्यों कर रही हो? क्यों की तुमने ये शादी? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? वो एक के बाद एक उससे सवाल पूछता ही जा रहा था, और उसके शब्दों में उसके अंदर की तकलीफ साफ झलक रही थी, जो कि कल्पना भी समझ रही थी और शायद वरदान भी। इससे पहले कि अरमान अपनी बात पूरी करता, कल्पना बीच में ही अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए, एक मिनट, एक मिनट, ये कैसे बेबुनियाद सवाल कर रहे हो तुम? अरे ये शादी मैंने क्यों की, इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? मेरी मर्जी, मैं किसी से भी शादी करूं। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले?
वो अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोलती है, वो भी बहुत गुस्से से। जैसे जैसे वो बोल रही थी और जिस अंदाज में बोल रही थी, वैसे वैसे अरमान का वो प्यार भरा दिल उसके लिए नफरत में बदलता जा रहा था, जैसा कि कल्पना चाहती थी। जहाँ उसकी आंखों में नमी थी, वहीं अब उसकी आंखों में गुस्से के डोरे तैरने लगे थे। ऊपर कमरे में खड़ा वरदान भी कल्पना की बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि कल्पना को हुआ क्या, वो ऐसे क्यों बोल रही है। अरमान जो कल्पना की तरफ देख रहा था, वो गुस्से से उसके करीब जाते हुए, मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा एक ये भी चेहरा है जिसे मैं आज तक देख नहीं पाया। वो उसे उसके दोनों कंधों से पकड़ते हुए, कितने चेहरे हैं तुम्हारी कल्पना, कितने? बोलो, जवाब दो। इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से से बोलता है। अरमान का कल्पना से इस तरह बात करना वरदान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें कल्पना की तो कोई गलती नहीं है। वो तुरंत नीचे आने लगता है। इतने में कल्पना अरमान के दोनों हाथ अपने कंधे से झटकते हुए, दूर हटो मुझसे, अब मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरे करीब मत आओ। और क्या कहा तुमने कि मैंने ये शादी क्यों की? तो ये मेरी मर्जी है और मैंने अपना फ़ायदा देखा है। वरदान का रुतबा, उसका स्टेटस, उसकी दौलत, ये ऐशो आराम, और सबसे बड़ी बात, उसका नाम। तुम्हारे पास क्या है? कल्पना बहुत घमंड से बोलती है। बस इतना काफ़ी था अरमान का दिल पूरी तरह से चूर चूर करने के लिए, कल्पना को उसकी नज़रों से गिराने के लिए। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी कल्पना है। इतने में वरदान भी नीचे आ जाता है और वो भी शॉक्ड रह जाता है कल्पना की बातें सुनकर। तभी अरमान की नज़र वरदान पर पड़ती है। वो उसके पास जाते हुए, आज मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, कि आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। आज आपकी वजह से इस लड़की का असली चेहरा मेरे सामने आ गया, वरना मैं पूरी ज़िंदगी इसके झूठे और फरेबी चेहरे से प्यार करता रहता। इसके लिए आपका जितना शुक्रिया करूं वो कम है। वो वरदान के गले लगते हुए बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि वरदान को कुछ समझ नहीं आता। कल्पना अपनी आंसू भरी नज़रों से उसे जाते हुए देख रही थी। वो तब तक उसे जाते हुए देखती रहती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। जैसे ही अरमान उसके घर से बाहर निकलता है, तभी वो झट से ऊपर जाने लगती है। पीछे खड़े वरदान की नज़र उसकी भीगी आंखों पर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कल्पना के कौन से रूप पर यकीन करे। उसने अरमान के साथ इस तरीके से बात क्यों की? कल्पना उसके पास से गुजर रही होती है। तभी वरदान एकदम से उसकी बाजू पकड़ लेता है। कल्पना के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी आंसू भरी नज़रों से वरदान की तरफ देखती है। वरदान उसकी तरफ देखते हुए, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों खुद को उसकी नज़रों में बुरा बनाया? यह पहली बार था जब वो उससे नरमी से बात कर रहा था। पर कल्पना एक झटके से अपनी बाजू छुड़वाते हुए, क्योंकि तुमने तो उसकी ज़िंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त। मैं उसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। भले ही वो मुझसे नफरत करेगा, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ जाएगा ना। वरना तुमने तो उसे पूरा बर्बाद कर ही दिया था। बेहद गुस्से से बोलती है कल्पना और लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और जाते जाते छोड़ जाती है वरदान को असमंजस में। आखिर सही तो कहा था उसने कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी वरदान ने सहा, उसमें ना तो कल्पना का कोई दोस्त था और ना ही अरमान का, और ना ही वरदान के खुद का। अगर कुछ गलत था तो वो हालात गलत थे, स्थिति गलत थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर रहता है, फिर चाहे वजह कोई हो या जरिया कोई भी बने। फिलहाल तो वरदान उसकी बातों पर गौर करते हुए वहीं सोफे पर बैठकर कुछ गहरा सोचने लगता है। अगले ही पल वो अपना फ़ोन निकालता है और अपने मैनेजर को फ़ोन करते हुए, मेरी आज रात की लंदन जाने की टिकट बुक करो। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। ऊपर कमरे में कल्पना बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी। एक ही तो दोस्त था उसका, वो भी आज उससे दूर हो गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और साथ साथ उसे वरदान पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? नीचे वरदान भी यही सब सोच रहा था। इतने में एक नौकर उसके पास आते हुए, सर लंच रेडी है, आप कहें तो सर्व कर दूं?
वो उससे पूछता है। तभी वरदान को एकदम से कल्पना का ख्याल आता है कि उसने तो कल रात से कुछ नहीं खाया है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हालांकि खाया तो वरदान ने भी नहीं था, पर उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। वैसे भी उसने अपनी फिक्र की ही कब थी जो वो अब करता। वो तुरंत अपने नौकर को बोलता है कि फटाफट से कल्पना के लिए खाना लेकर आओ। उसकी बात सुनकर नौकर भी झट से खाने की प्लेट लेकर ऊपर कल्पना के पास जाता है। रो रो कर कल्पना का मन हल्का हो गया था। इस वक्त वो बाथरूम में थी और अपना चेहरा धो रही थी। ठीक उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। कल्पना टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए दरवाज़ा खोलती है। सामने खाना लिए नौकर खड़ा था। मैम, आपके लिए खाना। कल्पना एकदम से, मुझे नहीं खाना, ले जाओ वापस। यह कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर देती है। नौकर खाना लेकर वापस चला जाता है। वरदान जो सोफे पर बैठा था, उसकी नज़र नौकर पर पड़ती है जो खाना वापस लेकर आ रहा था। यह देखकर वरदान का दिमाग खराब हो गया था। वो एकदम से नौकर के पास जाते हुए, क्या हुआ, ये खाना वापस लेकर क्यों आए हो? वो उससे सीधा सवाल करता है। सर, वो मैम ने खाने से मना कर दिया है और बोला कि खाना वापस ले जाओ। नौकर अपनी गर्दन झुकाते हुए बोलता है। अगले ही पल वरदान उसके हाथ से खाने की प्लेट छीनता है और लंबे लंबे कदम भरता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जिसे धकेलते हुए वरदान अंदर जाता है। कल्पना निराश परेशान सी होकर सोफे पर बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें भी सूज गई थीं। उसका खिला खिला चेहरा एकदम से बेजान हो गया था। कल्पना एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रें फेर लेती है। वरदान कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था, ना ही वो उस पर गुस्सा करना चाहता था। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसके पास जाता है और खाने की प्लेट उसके सामने रखते हुए, खाना खाओ, वो सख्ती से बोलता है। कल्पना बिना उसकी तरफ देखे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं खाना, और खबरदार, जो तुमने मुझे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो, वो भी गुस्से से बोलती है। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये मुझे मत सिखाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप ये खाना ख़त्म करो, बिना किसी बहस के। इस बार वो भी गुस्से से बोलता है। उसकी बात सुनकर कल्पना को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसे घूरते हुए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते तुम? मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, चाहे मैं भूखी क्यों ना मर जाऊं, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? तुम बस मेरे हाल पर छोड़ दो मुझे। मुझे तुम्हारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। अब मुझे बख्श दो, गुस्से से बोलती है कल्पना और फिर से अपना चेहरा फेर लेती है। एक पल के लिए तो वरदान उसे घूरता है, लेकिन अगले ही पल वो अपना फ़ोन अपनी जेब से निकालकर किसी को फ़ोन करते हुए, जी डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है कल्पना के पापा की? वरदान ने फ़ोन स्पीकर पर किया हुआ था। सामने से डॉक्टर उसे बताता है कि अब पहले से काफ़ी सुधार है। अब वरदान क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कल्पना की सोच से परे था। वरदान आगे बोलते हुए, एक काम कीजिए डॉक्टर, कल्पना के पापा का इलाज बीच में ही छोड़ दीजिए और वहाँ से चले जाइए। वो भी बिना किसी भाव के बोलता है। यह सुनकर कल्पना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। सामने से डॉक्टर, बट सर, लेकिन अगर हमने ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर कल्पना ज़्यादा डर जाती है। उसके पापा में तो उसकी जान बसती थी। वरदान उसकी तरफ देखकर, उसकी जान जाती है तो जाए, आई डोंट केयर, वो बहुत रूडली बोलता है। कल्पना जो बहुत घबरा गई थी, वो एकदम से, आखिर चाहते क्या हो तुम? वरदान डॉक्टर से, मेरे अगले ऑर्डर का वेट कीजिए। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और खाने की प्लेट कल्पना के सामने करते हुए, खाओ इसे। कल्पना को ना चाहते हुए भी वो प्लेट पकड़नी पड़ती है। हालांकि उसे भूख लगी थी, बस वो खाना नहीं चाहती थी। वो खाने की प्लेट पकड़ लेती है और वहीं सोफे पर बैठकर खाने लगती है। वरदान भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। कल्पना रोते हुए, बहुत बुरे हो तुम, बहुत ज़्यादा, वो खाती जा रही थी और रोते हुए बोलती जा रही थी। उसकी बातों से वरदान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे वैसे भी ये पहली बार नहीं था जब उसे कोई बुरा कह रहा था। नहीं तो जो भी उसकी ज़िंदगी में अब तक आया था,
वो उसका बर्ताव देखकर, उसके रवैये को देखकर वो उसे अक्सर बुरा ही बोलता था। आज तक कोई नहीं समझ पाया था उसके बुरे बर्ताव के पीछे की वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भी उसका मकसद सिर्फ कल्पना को खाना खिलाना था, ना कि उसको परेशान करना या उसके पापा का इलाज बीच में रोकना। अब उसे जो समझ में आया उसने वो किया। उसके पास यही एक रास्ता बचा था कल्पना को खाना खिलाने का, जो कि उसने अपनाया और वो कामयाब भी हुआ। मानता था वो ये बात कि जो कुछ भी हुआ उसमें कल्पना की कोई गलती नहीं है। उसने उसे मजबूर किया है शादी करने के लिए। भले ही वो उसे सिर्फ रचना से बदला लेने के लिए अपने घर में लाया है। रचना से बदला लेने के लिए उसने उससे शादी की है, पर शादी तो हुई है ना, जिम्मेदारी तो है ना वो उसकी। अब भले ही वो उसे प्यार नहीं करता, कोई फीलिंग नहीं है उसके मन में कल्पना के लिए। वैसे उसके मन में तो किसी के लिए भी कोई फीलिंग नहीं है। उसका सब कुछ, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके दिल के एहसास, उसकी फीलिंग, सब कुछ उसकी माँ के साथ ही चले गए। पीछे रह गया तो बस एक पत्थर जो सिर्फ सांसें ले रहा है, जिंदगी जी नहीं काट रहा है। बीते वक्त के साथ और अपनी माँ को खोने के बाद वो कब गुस्सैल और पत्थर दिल बन गया, ये उसे पता ही नहीं चला। इसलिए अपने बर्ताव के कारण वो धीरे धीरे सबसे अलग होता चला गया। गलत फहमी का ऐसा शिकार हुआ वरदान कि उसने अपनी माँ को तो खोया ही खोया, अपने बाकी बचे रिश्ते को भी उसने गंवा दिया, और आज वो सबकी नज़रों में भी बुरा बन गया था। पता नहीं कल्पना कभी इस बात को समझ पाएगी। क्या वो कभी जान पाएगी कि वरदान के सख्त और रूड बिहेवियर के पीछे भी एक कोमल दिल है जो उसकी परवाह कर रहा है। शायद कल्पना समझ पाए इस बात को, और शायद ना भी। पता नहीं ये वक्त आएगा भी या नहीं। फिलहाल तो वो कल्पना के सामने बैठा उसे घूर रहा था, ताकि कल्पना अपना पूरा खाना फिनिश करे, और कल्पना रोते हुए खाना खा रही थी। वो बात अलग थी कि उसकी आंखों में गुस्सा था, जिससे वो बीच बीच में गुस्से से वरदान को देख रही थी। कुछ देर में वो अपना खाना खत्म करके प्लेट टेबल पर रख देती है, और फिर गुस्से से वरदान की तरफ देखते हुए, लो मैंने खा लिया, खत्म कर दिया सारा खाना, अब खुश, मिल गई ठंडक तुम्हें, वो गुस्से से बोलती है। पर वरदान कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो एक नज़र घड़ी में टाइम देखता है। शाम होने लगी थी और रात को उसकी फ्लाइट थी। वो कल्पना की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो सोफे से उठता है और अपने कमरे से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा लाता हूँ। वो बिना किसी भाव के बोलता है और फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। कल्पना को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे तो ये था कि वरदान ने उससे ज़बरदस्ती शादी की है, तो वो उसे अब घर में कैद करके रखेगा, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने को बोलेगा और उसके घर तो जाने ही नहीं देगा। लेकिन नहीं, यहाँ वरदान का उसे शादी करना सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का बदला लेने का एक जरिया था। इससे ज़्यादा वो कल्पना को परेशान करना नहीं चाहता था, और यही वजह थी कि आज वो उससे बहुत ही दूर जा रहा था। कितने दिन के लिए जा रहा था और कब वापस आएगा, यह सब तो उसे भी नहीं पता था। लेकिन फिलहाल वो यहाँ से जा रहा था। कल्पना वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सच में वरदान उसे उसके घर लेकर जा रहा है। बस इतनी सी बात से ही वो खुशी से चहकने लगी है, और जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके नीचे जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा उसको किसी भी परेशानी में देखें। वरदान नीचे उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़रें सीढ़ियों से उतरती कल्पना पर पड़ती है, जिसने अब वो हैवी साड़ी और वो सारे गहने निकाल दिए थे, और उसने अब एक ब्लू कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था। वो सिंपल तरीके से तैयार हुई थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ उसकी मांग में सिंदूर था, वो भी जो सुबह वरदान ने लगाया था। इतनी सादगी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वो ब्लू कलर का सूट उसके गोरे रंग को और भी निखार रहा था। ऊपर से उसके गोरे बेदाग चेहरे पर वो लाल चमकता सिंदूर कहर ढा रहा था। लेकिन मजाल है वरदान के पत्थर दिल पर कुछ भी असर हुआ हो। कल्पना को देखते ही वो सोफे से खड़ा हो जाता है और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। कल्पना भी चुपचाप उसके पीछे चल देती है। अगले ही पल दोनों गाड़ी में थे और हवा से बातें करते हुए वरदान की गाड़ी निकल जाती है, कल्पना के घर की तरफ जाने के लिए।
पूरे रास्ते दोनों खामोश रहते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। कल्पना तो अपनी ही सोच में गुम थी। उसकी सोच को विराम तब लगता है जब उसकी गाड़ी उसके घर के सामने जाकर रुकती है और वरदान की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। तुम्हारा घर आ गया है, जाओ। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वो उसकी तरफ देखे बिना ही बोलता है। कल्पना एक नज़र उसकी तरफ देखती है, जैसे कहना चाहती हो या पूछना चाहती हो कि तुम नहीं आ रहे। पर अगले ही पल उसका मन नफरत और घृणा से भर जाता है और वो खुद से ही, अब ये भला क्यों आएगा? मेरी ज़िंदगी खराब करके जो ये चाहता था वो तो उसको मिल गया। अब मेरे पापा मरे या जिए, इसे क्या मतलब है? और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये मेरे पापा के सामने आए। मन ही मन गुस्से से वो ये सब बोलती है और गाड़ी से उतर जाती है। उसके बाद वो उसे नज़रअंदाज करती हुई अंदर चली जाती है और वरदान बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके बाद वरदान भी वहाँ से चला जाता है। कल्पना अंदर जाती है, उसे देखते ही उसकी माँ मंजू फटाफट से उसको अपने सीने से लगा लेती है और उसका हालचाल पूछती है। वो एकदम से उसकी चिंता करते हुए उससे पूछती है कि कहीं वरदान ने उसे तंग तो नहीं किया, परेशान तो नहीं किया, उसे कुछ कहा तो नहीं। वो उसकी चिंता करते हुए बोलती है। कल्पना मंजू की हालत अच्छे तरीके से समझ रही थी। वो तुरंत उसे शांत करती है और उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और फिर वो अंदर कमरे में अपने पापा के पास जाती है, जो कि पहले से बहुत ठीक थे। वो भी धीरे धीरे उनसे पूछते हैं कि वो ठीक है ना। कल्पना उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उनके हाथ को कसकर पकड़ते हुए, आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है पापा, आप बेफिक्र रहें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस अपना ध्यान रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए और कुछ भी टेंशन मत लीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कल्पना उसको समझाते हुए बोलती है। कल्पना के पापा एक नज़र उसको देखते हैं और फिर मन में, हाँ, अब तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा बेटा। तुमने मेरी ज़िंदगी और मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी कुर्बानी जो दी है, मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर ली। एक ऐसे इंसान के साथ शादी करके जिसे तुम जानती भी नहीं हो। पता नहीं वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं। क्या मकसद है उसका इन सब के पीछे? क्यों किया उसने ऐसा? वो मन ही मन ये सब सोच रहे थे और ये सब सोचते हुए परेशानी के भाव भी उनके चेहरे पर उभर रहे थे, जिन्हें कल्पना भी देख रही थी। वो झट से उनको समझाते हुए, प्लीज़ पापा, मेरे लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद में हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। प्लीज़ पापा, वो एक बार फिर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। तभी वो डॉक्टर जिसको वरदान ने उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ छोड़ा था, वो कल्पना से, चलिए अब आप प्लीज़ बाहर जाइए, इनके लिए इतनी देर तक बातें करना सही नहीं है, इनको आराम भी करना है। कल्पना को भी उसकी बात सही लगती है। वो अपने पापा को प्यार से समझाते हुए, मैं अभी बाहर ही हूँ पापा, आप कुछ देर सो जाइए। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आ जाती है, जहाँ मंजू उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कल्पना बाहर आती है, तभी मंजू उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। पता नहीं उस राक्षस ने तुझे खाना दिया होगा या नहीं। वो वरदान को राक्षस के नाम से नमाजते हुए बोलती हैं और फिर कल्पना के लिए खाना लेने चली जाती हैं। हालांकि कल्पना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। वो बस किचन में चली जाती हैं, जबकि कल्पना वहीं बैठी उसकी बात पर गौर करने लगती हैं। पता नहीं उस राक्षस ने तुझे खाना दिया होगा या नहीं। ठीक उसी वक्त कल्पना को एहसास होता है कि कुछ देर पहले जो वरदान ने किया, उसे मजबूर किया खाना खाने के लिए, लेकिन सिर्फ उसको खाना खिलाने के इरादे से, ना कि उसको तंग करने के लिए। और ये बात कल्पना को अब समझ आ रही थी। उसे याद आता है कि पहले वरदान ने नौकर के हाथ उसके लिए खाना भेजा था, पर जब उसने खाना खाने से मना कर दिया, तो फिर वरदान ने ऊपर आकर उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया, फिर चाहे कैसे भी खिलाया हो, और बदले में कल्पना ने उसे गलत समझा। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी मंजू खाने की थाली लेकर उसके पास आकर बैठते हुए, ले बेटा, आराम से खा ले। पर कल्पना का पेट तो पहले ही भरा हुआ था। वो खाने की थाली पकड़ती है और अपने हाथ से मंजू को खिलाते हुए,
मैं खाना खाकर आई हूँ माँ, आप खाइए, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया होगा। वो लगभग एक निवाला उसके मुंह में डालते हुए बोलती है। तू सच कह रही है ना कि तूने खाना खाया है? मंजू एक बार फिर उसकी चिंता करते हुए बोलती हैं। कल्पना फिर से उसे समझाते हुए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ, अब आप खाइए। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगी तो फिर पापा का ध्यान कौन रखेगा? बस, अब कोई बात नहीं, पहले खाना। ये कहते हुए वो खाने की थाली उसके हाथ में दे देती है और फिर वहाँ से उठते हुए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। हाँ, पर अभी भी उसके दिमाग में वरदान घूम रहा था। सारी बात समझने के बाद वो मन में, मतलब वो सिर्फ मुझे खाना खिलाना चाहता था, पर क्यों? वो खुद से ही सवाल करती है, लेकिन इसका जवाब तो बस वरदान ही दे सकता था। खैर, रात हो जाती है और जब तक वरदान उसे लेने नहीं आता, तब तक कल्पना इसी बात में उलझी रही कि वरदान ने उसकी फिक्र क्यों की। दूसरी तरफ वरदान के इस व्यवहार से, उसके इस रूप से, उसके इस अंदाज से अंदर तक टूट गया था अरमान। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि ये उसके साथ हुआ क्या है। वो वरदान के घर से निकलने के बाद अभी तक घर नहीं पहुंचा था। रंजना उसे कितनी बार फ़ोन कर चुकी थी, पर अरमान एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। रंजना को बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं अरमान कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। जहाँ जहाँ वो उसे ढूंढ सकती थी, उसने वहाँ भी उसे ढूंढा, पर सब बेकार। अरमान का कुछ पता नहीं चला, और पता चलता भी कैसे, क्योंकि वो तो एक बार में बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी कल्पना का चेहरा घूम रहा था और कानों में उसके कई कड़वे बोल, जो सीधा उसके दिल पर लगे थे। कितनी शराब पी चुका था वो, फिर भी उसे नशा नहीं हो रहा था। उधर रंजना का फोन बार बार उसके फोन पर आ रहा था। समझ रहा था वो कि उसकी माँ कितना परेशान हो रही होंगी। उसी पल वो घर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वरदान कल्पना को लेने जाता है। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। वो कल्पना के घर के सामने गाड़ी रोकता है और हॉर्न बजाता है, जिससे कल्पना समझ जाती है कि वरदान उसे लेने आया है। वो अपने पापा से मिलती है, उनको फिर समझाती है कि टेंशन ना लें और बस अपना ख्याल रखें। इसके बाद वो मंजू से मिलती है और उसे भी अपना ख्याल रखने को कहती है। बदले में मंजू भी उसे कहती है कि वो भी अपना ख्याल रखे। इसके बाद वो गाड़ी में बैठती है। वरदान गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। इस बार भी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। इस बार भी पूरा सफ़र खामोशी से निकल जाता है। पूरे रास्ते कल्पना अपना चेहरा फेर कर खिड़की से बाहर देखती रहती है। वरदान एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। खैर, ये सफ़र भी खामोशी से कट जाता है। कुछ ही देर में वरदान की गाड़ी उसके बंगले के अंदर प्रवेश करती है और वो गाड़ी साइड में रोकता है। दोनों साथ में ही गाड़ी से बाहर आते हैं और फिर दोनों साथ में घर के अंदर, और दोनों ही सीधा ऊपर जाने लगते हैं। वरदान आगे चल रहा था और कल्पना उसके पीछे। ठीक उसी वक्त एक सर्वेंट वरदान से खाने के लिए पूछते हुए, डिनर में क्या बनेगा सर? वो उससे पूछता है। वरदान ऊपर जाते जाते, मैडम से पूछ लो जो ये खाना चाहें, बिना किसी भाव के बोलता है। वरदान और ऊपर चला जाता है, जबकि कल्पना के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो हैरानी से वरदान को ऊपर जाते हुए देखती रह जाती है। वो सर्वेंट उससे सवाल करता है, मैम, डिनर में आप क्या खाना पसंद करेंगी? कल्पना ने देर से खाना खाया था, इसलिए उसे अब बिल्कुल भूख नहीं थी। वो खाने से मना कर देती है और ऊपर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। तभी पीछे से वो लड़की जिसे वरदान ने खास कल्पना के लिए रखा था, वो एकदम से, मैम, सर ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप प्लीज़ उनको खाने के लिए। यह सुनकर कल्पना के कदम एक बार फिर रुक जाते हैं। वो एक नज़र उस लड़की की तरफ देखती है, लेकिन अगले ही पल वो अंदर से पूरी गुस्से से भर जाती है। मन में, जिस इंसान ने मेरे पापा के साथ ऐसा सलूक किया, जिसकी वजह से मेरे पापा मौत के करीब पहुंच गए, जिस इंसान की वजह से मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे दूर हो गया, मेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, और मैं ऐसे इंसान की फ़िक्र करूं कि उसने खाना खाया या नहीं खाया? बिल्कुल नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मन ही मन गुस्से से बोलती है कल्पना, और फिर बिना उस लड़की की बात का जवाब दिए ऊपर कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो कमरे में कोई नहीं था। स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिससे कल्पना समझ जाती है कि वरदान अंदर है।
वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती और अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट जाती है। वो बात अलग थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगती है। अंदर कमरे में वरदान रेडी हो रहा था एयरपोर्ट जाने के लिए। जैसे ही वो अपने कपड़े बदलने लगता है, तभी उसे याद आता है कुसुम के कंगन के बारे में। वरदान उन कंगनों को अपनी जेब में से निकालता है और देखने लगता है, और साथ ही साथ उसे रजना की कही बात याद आ जाती है कि ये दीदी के कंगन है और वो चाहती थी कि उनकी बहू ये पहने। वरदान के शतक अपनी माँ से जुड़ा हुआ है, ये तो अब तक सबको समझ में आ ही गया था। वो उन कंगनों को देखकर भावुक हो जाता है कि कैसा बेटा है वो, जो अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं पूरी कर सकता। शादी की है उसने, घर में बहू लेकर आया है और वो उसे ये कंगन नहीं पहना सकता। यह सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो गया था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाता है और एक झटके से अपने होंठ से लगा लेता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको कि कैसे वो कल्पना से बात करे कि वो उसकी माँ की कंगन पहन ले। उधर कल्पना अभी तक जाग रही थी और इधर से उधर करवटें बदल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। खैर, रात गहरा गई थी। ठीक उसी वक्त स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है, जिसकी आवाज़ से कल्पना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। पर तभी उसे एहसास होता है कि वरदान के कदम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देखकर वो घबरा जाती है और मन में, हे भगवान, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अब क्या चाहिए इसे? कहीं ये मेरे साथ कुछ। वो मन में ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि वरदान उसके करीब, नहीं बेहद करीब है। इतना कि उसकी गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कल्पना का दिल तेजी से धक धक करने लगता है और वो और भी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वरदान ने ड्रिंक की हुई है। यह देखकर तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है। ओह गॉड! ये लड़का क्या करने वाला है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? वो अभी सोच ही रही थी कि तभी वरदान की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। जानता हूँ कि अपने मकसद के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है मैंने, जो कि गलत भी है। मानता हूँ अपनी गलती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जानता हूँ कि तुम इस शादी को नहीं मानती और ना ही कभी मानोगी, लेकिन फिर भी प्लीज़, मेरी माँ के लिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें उनकी एक कंगन पहना रहा हूँ। यह कहता हुआ वो उसकी कलाई में एक एक करके वो दोनों कंगन पहना देता है। इसके बाद वो उससे पीछे होते हुए, उम्मीद करता हूँ तुमसे कि शायद तुम मेरी भावनाओं को समझोगी, या शायद नहीं भी। पता नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। वरदान इतना सब कुछ सिर्फ नशे की हालत में बोल रहा था। अगर उसने शराब नहीं पी होती तो वो एक शब्द तक नहीं कह पाता कल्पना से, और इस वक्त उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। वो आगे बोलते हुए, जानता हूँ कि तुम्हारा गुनहगार हूँ, पहले ही तुम्हें बहुत परेशान कर चुका हूँ, अब और नहीं करना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से। यह कहता हुआ वरदान अपना बैग उठाता है और तेजी से कमरे की बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही कल्पना झट से उठती है और अपनी कलाई में सजे हुए उन कंगनों को देखती है, और फिर बाहर जाते हुए वरदान को। एक पल के लिए तो उसका दिल करता है कि वरदान को रोक ले, पर अगले ही पल उसका गुस्सा, उसकी नफरत उस पर हावी हो जाती है और वो उसे नहीं रोकती। फिर उसकी नज़रें उन कंगनों पर जाती हैं। वरदान के शब्द अभी भी उसके कान में शोर कर रहे थे। जानता हूँ कि तुम इस शादी को नहीं मानती और ना ही कभी मानोगी, लेकिन फिर भी प्लीज़, मेरी माँ के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें उनके ये कंगन पहना रहा हूँ। पता नहीं क्यों, पर वरदान के कहे ये शब्द उसे बेचैन कर गए थे। दुविधा में थी वो इस वक्त। एक तरफ वरदान का उसके पापा को मुसीबत में डालकर उससे ज़बरदस्ती शादी करना, उसके दोस्त अरमान की ज़िंदगी ख़राब करना, और दूसरी तरफ उसका अपनी माँ के प्रति इतना प्यार, इतना सम्मान। उसके सामने वरदान के दो रूप बन गए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कौन से रूप पर विश्वास करे। वो अभी भी उन कंगनों को देख रही थी, पर अगले ही पल वो एक झटके से उन कंगनों को अपने हाथ से निकाल देती है और वहीं टेबल पर रख देती है।
मुझे नहीं समझनी तुम्हारी भावनाएं, और ना मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों का, सिवाय नफरत के। तुमने मेरे पापा को मौत के करीब पहुंचा दिया, और मैं तुम्हारी मरी हुई माँ की इच्छा पूरी करूं? जी नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी मिस्टर वरदान ओबराय, कभी भी नहीं। बेहद गुस्से से बोलती है कल्पना, और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाती है। दूसरी तरफ अरमान की गाड़ी उसके घर के सामने रुकती है। अंदर से नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ अरमान उतरता है और लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर जाता है, जहाँ रंजना परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। तभी उसकी नज़र अरमान पर पड़ती है। उसकी हालत देखकर तो उसका कलेजा उसके मुंह को आ जाता है। अरमान, ये कहती हुई वो उसके पास जाती है, पर अरमान एकदम से खुद से दूर करते हुए, क्या ज़रूरत थी आपको इतना महान बनने की? क्या ज़रूरत थी आपको किसी की दूसरी पत्नी बनने की? क्यों किया आपने, और किसके लिए किया? वरदान भाई के लिए? उस वरदान भाई के लिए जो आपको अपनी माँ तो क्या इंसान भी नहीं समझते? क्या ज़रूरत थी आपको अपनी ज़िंदगी खराब करने की? ये कहते कहते वो चिल्ला पड़ता है। अरमान, रंजना हैरानी से बोलती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बह जाते हैं। मुझे बुरा लगता है माँ, जब वो आपको जब मर्जी कुछ भी कहकर चले जाते हैं, जब मर्जी आपकी इंसल्ट कर देते हैं। और इस बार तो उन्होंने हद कर दी माँ। लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज सबके चेहरे से नकाब हट गए, उस कल्पना के चेहरे से भी। कितना प्यार करता था मैं उसे, और उसे मेरे सिर्फ पैसों से प्यार था। बहुत मतलबी लड़की है वो। बहुत अच्छा हुआ जो वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। अरमान बस नशे की हालत में बोलता जा रहा था। कोई होश नहीं था उसको, और उसकी ये हालत देखकर रन्ना के दिल पर क्या बीत रही थी, ये तो बस वही जानती थी। अरमान अभी भी नशे की हालत में कुछ न कुछ बोल रहा था, और उसकी बातें सीधे रंजना के दिल पर लग रही थी। अरमान की हालत देखकर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो उसे देखते हुए मन में, ये तूने क्या किया वरदान? सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ। अरमान नशे की हालत में वहीं सोफे पर गिर जाता है। रंजना रोते हुए वहीं उसके पास बैठ जाती है। वो तो अच्छा था कि विनोद इस वक्त घर पर नहीं था। वो किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। अगर वो अरमान को नशे में देखता तो बहुत बवाल करता, और एक बार फिर वरदान के लिए उसका गुस्सा बढ़ जाता। उधर वरदान तो चला गया था, पर कहीं ना कहीं कल्पना को बेचैन कर गया। भले ही उसने कुसुम के कंगन को उतार कर रख दिया था, पर उसका सारा ध्यान उन्हीं कंगनों पर था और वरदान के शब्दों पर था। वो बार बार करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रही थी, पर सो नहीं पा रही थी। जब भी आंखें बंद करती तो वरदान के शब्द कान में शोर करने लगते। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस शादी को नहीं मानती और ना कभी मानोगी, पर फिर भी अपनी माँ की इच्छा के लिए तुम्हारी इजाज़त के बगैर उसके कंगन तुम्हें पहना रहा हूँ। उम्मीद है तुम मेरी भावनाओं को समझोगी। बस बार बार कल्पना के जहन में यही शब्द घूम रहे थे, और उसे सोने नहीं दे रहे थे। वो झुंझलाते हुए उठकर बैठते हुए, नहीं समझूंगी मैं किसी की भावनाओं को, बिल्कुल नहीं समझूंगी। और क्यों समझूं मैं, वो भी उस पत्थर दिल इंसान के लिए जिसके कारण मेरे पापा की जान पर बन आई। नहीं, मुझे उससे और उसके किसी भी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। जब मैं इस शादी को ही नहीं मानती तो बाकी रिश्तों को भी क्यों मानूं? नहीं, इतनी महान नहीं हूँ मैं। वो बेहद गुस्से से बोल रही थी, जैसे खुद को तसल्ली देना चाहती हो कि वो जो कर रही है वो सही है। पर उसे नींद नहीं आ रही थी, और बेचैनी ने तो उसे जकड़ रखा था। नया घर, नया माहौल, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार वो बिस्तर से उठ जाती है और बाहर बालकनी में चली जाती है, यह सोचकर कि शायद उसकी बेचैनी कम हो जाए। बेचैन तो वैसे वरदान भी बहुत था। भले ही वो कल्पना से दूर जा रहा था, भले ही उसने अपना बदला ले लिया था, पर फिर भी वो खुश नहीं था। और होता भी कैसे, क्योंकि उसने जो किया वो गलत था। आज भले ही उसे सच नहीं पता था, भले ही वो सबसे नफरत करता था, और इसी नफरत के चलते उसने अपना बदला लिया था, पर फिर क्यों वो खुश नहीं था? उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं। खुशी तो दूर की बात थी, उसे तो अंदर ही अंदर कुछ कचोट रहा था। कभी उसकी आंखों के सामने कल्पना का चेहरा घूम रहा था, तो कभी अरमान का।
उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। उसकी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। जहाँ सारे यात्री नींद में ऊँघ रहे थे, ऐसे में वो बस एक बरदानी था जो अपने अंदर चल रहे तूफान से जूझ रहा था। नींद तो उसकी आंखों में कोसों दूर दूर तक नहीं थी। ऐसा ही कुछ हाल कल्पना का था। नींद तो उसकी आंखों में भी नहीं थी। वो बालकनी में खड़ी खाली आंखों से आसमान को देख रही थी। उसके बाद वो वहीं रखे झूले पर बैठ जाती है और मन ही मन ये तय करती है कि अब उसे क्या करना है। उसने सोच लिया था कि वो वरदान के हाथ की कठपुतली बनकर तो नहीं रहेगी। हाँ, उस वक्त उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पापा मौत के मुंह में थे और अगर वो वरदान की बात नहीं मानती तो शायद अपने पापा की जान गंवा देती। लेकिन अब उसकी कोई मजबूरी नहीं है। उसने वापस सोच लिया था कि वरदान जब वापस आएगा या ना भी आए, तब भी वो हर वो काम करेगी जो वरदान उसे करने से मना करता है। उसे इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा। बेहद गुस्से से वो मन में, जिस इंसान की वजह से मेरी सालों पुरानी दोस्ती टूट गई, मैंने अपने पापा को लगभग खो ही दिया था और मेरे पापा की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया, वो भी इस इंसान की वजह से, और इसे मैं यूं ही जाने दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर वरदान ओबराय, बदला लेना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, मुझे भी आता है। अब तुम देखते जाओ कि मैं कैसे तुम्हारी नाक में दम करती हूँ। झूले पर बैठी हुई वो मन ही मन ये सब बोल रही थी और इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। खैर, रात गुजर गई और सवेरा हुआ। कल्पना वही झूले पर बैठे बैठे ही सो गई थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ती हैं, तब जाकर उसकी नींद खुलती है। वो वहाँ से उठती है और अंदर चली जाती है और फिर नहाने के लिए, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने घर जाना था। दूसरी तरफ अरमान की भी आँख खुलती है। उसका नशा उतर चुका था, लेकिन सर भारी हो रहा था। वो उठकर बैठता है और खुद को ऐसे सोफे पर देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी नज़रें सामने रजना पड़ जाती हैं, जो सोफे पर बैठी बैठी ही सो रही थी। ठीक उसी वक्त उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे कल रात उसने कितनी ज़्यादा शराब पी ली थी और नशे की हालत में रजना के साथ कितनी बदतमीजी की थी। क्या कुछ नहीं कह दिया था उसको, पर अब इस बात का उसे बेहद अफसोस होता है। वो उठता और आहिस्ता से रजना के पास जाकर जमीन पर बैठ अपना सर उसकी गोद में रख देता है। इतना काफ़ी था रजना को नींद से जगाने के लिए। रजना उठती है और प्यार से अरमान के बालों में अपने हाथ फेरती है। आई एम सॉरी माँ, माफ़ कर दीजिए मुझे। इतना कहकर वो वैसे ही उसकी गोद में अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।